नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश अपने इतिहास के एक सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है और भारतीय कूटनीति के लिए भी ये एक बहुत मुश्किल वक्त है, जब भारत को ये तय करना है कि वो अपने इतिहास में सबसे बड़ा बदलाव देखते पड़ोसी देश बांग्लादेश से किस तरह का व्यवहार करे। वहां से आ रही तस्वीरों से यह डर भी बढ़ गया है कि बांग्लादेश कहीं इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों के हाथ में ना चला जाए। बांग्लादेश में जिस तरह की उथल पुथल मची है, उसे देखते हुए भारत भी किसी तरह की जल्दबाजी के मूड में फिलहाल नहीं है। भारत वहां के ताज़ा हालात पर पैनी निगाह बनाए हुए है। तो आज शुरुआत बांग्लादेश के संकट से जुड़ी इन 3 तस्वीरों से करते हैं। पहली तस्वीर बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच हिंसा और आगजनी की ताज़ा घटनाओं से जुड़ी है, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर हिंदुओं पर हमले से जुड़ी कई घटनाएं भी सामने आई हैं, जिन पर भारत ने चिंता जताई है। इन घटनाओं पर आगे करेंगे विस्तार से बात, और इस बात पर भी कि क्या बांग्लादेश इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में चला जाएगा। उधर बांग्लादेश के हालात पर भारत सरकार की पैनी निगाह है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सिलसिले में आज सभी दलों के प्रतिनिधियों को बांग्लादेश के ताज़ा हालात के बारे में जानकारी दी और उसके बाद संसद के दोनों सदनों को भी इससे अवगत कराया और ये भी बताया कि भारत हालात पर निगाह रखे हुए है और इस मामले में आम सहमति के लिहाज से आगे बढ़ रहा है। इस सबके बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में एक सेफ हाउस में पहुंचा दी गई हैं, लेकिन भारत ने उन्हें राजनीतिक शरण नहीं दी है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स एयरपोर्ट में कल शेख हसीना से मिलने गए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने उन्हें स्पष्ट कर दिया कि वो भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकती और वो अपने भविष्य की योजनाएं अब स्पष्ट करें। लेकिन शेख हसीना भारत से कहाँ जाएंगी, ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं है। उनकी उम्र का ख्याल करते हुए उनको कुछ वक्त भारत सरकार ने फिलहाल देने का मन बनाया हुआ है, जैसा कि सूत्र बताते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने बांग्लादेश नेशनल पार्टी की नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को जेल से रिहा कर दिया। खालिदा जिया पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की घोर विरोधी रही हैं और अगली अंतरिम सरकार में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। उधर बांग्लादेश की सेना ने आज छात्र नेताओं की मांग को मानते हुए बांग्लादेश की संसद को भंग कर दिया और अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद वहां अंतिम चरण तक पहुंच गई है। बांग्लादेश की सेना भी शीर्ष स्तर पर कई बड़े फेरबदल हुए हैं। शेख हसीना के करीबी माने जाने वाले अफसरों को अब हटाया जा रहा है। नेशनल टेलीकम्युनिकेशंस मॉनिटरिंग सेंटर के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल जियाउल हसन को बर्खास्त कर दिया गया। इस बीच बांग्लादेश की एक प्रमुख हस्ती नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस शेख हसीना का तख्ता पलटने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। छात्रों की मांग पर मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम सरकार का मुख्य सलाहकार बनने की बात मंजूर कर ली है। मोहम्मद यूनुस एक अर्थशास्त्री है और बांग्लादेश में उनकी संस्था ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा काम किया है और इसी योगदान के लिए मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। To number one priority to bring law and order, which Hasina couldn't do. That's why it brought to the point of collapsing of the government. If she could bring law and order, this thing would not happen. So this is the continuation of Hasina regime that now we have to make sure that the people celebrate and go back and get back to business, get to work and work in a different way, in a freer way than they have ever done. लेकिन बांग्लादेश को संभालना आसान नहीं है। शेख हसीना के तख्ता पलटने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर हिंसा और आगजनी की खबरें सामने आई। जो आंदोलन छात्रों ने शुरू किया वो लगता है कि अब भटक रहा है और उसमें कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतें भी घुस गई हैं, जो इस आंदोलन को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही हैं। बांग्लादेश की सेना के लिए इससे निपटना एक बड़ी चुनौती होने वाला है। बांग्लादेश में जो अव्यवस्था और अराजकता है, उसमें बीते 24 घंटे में कई जगह हिंदू अल्पसंख्यकों और मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। बांग्लादेश के डेली स्टार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 27 जिलों में हिंदुओं के घरों और कारोबारी ठिकानों पर भीड़ ने हमले किए हैं और उनका कीमती सामान लूटा है। बांग्लादेश की खुलना डिवीज़न के मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में उपद्रवी भीड़ ने तोड़फोड़ की है और आग लगाई। मंदिर के परिसर में रहने वाले 3 लोगों ने
जैसे तैसे कर अपनी जान बचाई और वहां से भाग पाए। चटगांव के भी 3 हिंदू मंदिर खतरे में बताए गए हैं। गतकाल हमारा मंदिर पर बहुत गंभीर हमला हुआ। मंदिर पे हजार के तानात से जो मिलिटेंट आया हमारा मंदिर को आक्रमण किया। गन पाउडर से हमारा मंदिर को जला दिया और मंदिर पे जो बोमा भी हमला हुआ। सारे मंदिर का जितना कुछ है सब कुछ जला दिया। तो बांग्लादेश का जो अभी हालात है बदतर से बदतर हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं जितना बार चुनाव आ रहा है, जितना कुछ होता है तो सारे के सारे जो देश होता है जो बांग्लादेश के हिंदू को ऊपर आता है। कुछ देर पहले मेरे सहयोगी अंकित त्यागी ने यह बातचीत की थी इस्कॉन मंदिर के पुजारी के साथ। बांग्लादेश के कई इलाकों से हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा और आगजनी की खबरें आई हैं। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मंदिरों, घरों और हिंदू समुदाय के संस्थानों पर कम से कम 54 हमले हो चुके हैं। इनमें इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर भी शामिल है, जो भारत और बांग्लादेश के बीच सांस्कृतिक संबंधों के क्षेत्र में काम करता रहा है। ये भी खबर है कि रंगपुर सिटी कॉरपोरेशन के हिंदू काउंसलर हरधन रॉय को रविवार को एक हिंसक भीड़ ने मार दिया। एक और काउंसलर काजल रॉय को भी मारने की खबर आई है। इस बीच बांग्लादेश के जेस्सोर जिले में सोमवार देर रात एक भीड़ ने शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के एक नेता के होटल को आग के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक इस घटना में 24 लोग जिंदा जल गए। इन सब घटनाओं के बीच भारत के सामने तमाम बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। उनमें से भारत की पहली प्राथमिकता बांग्लादेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश में करीब 19,000 भारतीय नागरिक रहते हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं और अधिकतर छात्र भारतीय उच्चायोग की सलाह पर जुलाई के महीने में ही देश लौट आए हैं। बाकी सभी लोगों को भारत लाने की कोशिश जारी है। We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. बांग्लादेश से जुड़े इस संवेदनशील मसले पर आम राय बनाने के लिए सरकार ने मंगलवार की सुबह एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, टीएमसी के नेता सुदीप बंदोपाध्याय, समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव और अन्य नेता शामिल हुए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बैठक के दौरान कई सवाल पूछे। उन्होंने भारत की अल्पकालिक और दीर्घकालिक विदेश नीति के बारे में सरकार से जानना चाहा। राहुल गांधी ने पूछा कि बांग्लादेश की घटना के पीछे क्या चीन और पाकिस्तान जैसी विदेशी ताकतों का हाथ है। इस सवाल पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कोई सीधा जवाब तो नहीं दिया, लेकिन इस संभावना से इनकार भी नहीं किया। इसके अलावा कई सदस्य बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की आगे की योजना के बारे में भी सरकार से जानना चाहते थे। कई सदस्यों ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का मामला भी उठाया। विदेश मंत्री ने कहा कि हमेशा की तरह बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार आम राय से ही आगे बढ़ रही है। बैठक में सभी सदस्यों ने इस संवेदनशील मसले पर सरकार के कदम का समर्थन भी किया। मैं तो खुद ही बोला कि हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल बोल दिया, हम लोग ये विषय पर भारत सरकार की साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। कोई विरोध का कोई विषय नहीं है। और दूसरा, जो पदक्षेप लिया जाए वो हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी अवहित करा जाए। इस पे काम बहुत अच्छा से होगा और ये विषय, मेरा वक्तव्य बहुत प्रशंसित हो। लेकिन मेरा मानना है कि मेरी सरकार इस पर नज़र बनाए होगी। हमारी बड़ी सीमा लगती है, हमारा इतिहास भी एक दूसरे से लगता हुआ सा है, तो उम्मीद है कि जल्दी स्टेबल हो, वहाँ स्टेबिलिटी आए, इसकी हमारी प्रार्थना भी होगी और सरकार की हर कोशिश के साथ।
इस बीच भारत की एक बड़ी चिंता यह है कि बांग्लादेश में हिंसा, आगजनी और अराजकता के हालात में काफ़ी लोग बांग्लादेश से भारत में शरण लेने के लिए आने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी तादाद में लोगों के अवैध घुसपैठ की भी आशंका है। बांग्लादेश की भारत के साथ लगने वाली सरहद बहुत लंबी है। दोनों देशों के बीच 4096 किलोमीटर लंबी ये सीमा भारत के 5 राज्यों से जुड़ी है। इनमें 2200 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी सीमा अकेले पश्चिम बंगाल से जुड़ी है। इसके अलावा असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय राज्यों की सीमाएं भी बांग्लादेश से लगती हैं। बांग्लादेश 3 ओर से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में आशंका है कि बांग्लादेश से एक बड़ी आबादी इन सीमाओं से भारत के अंदर आने की कोशिश कर सकती है, जो एक बड़े शरणार्थी संकट में तब्दील भी भारत के लिए हो सकता है। इसके लिए बीएसएफ को अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। हालात को देखते हुए भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस बीच बांग्लादेश के कई ऐसे लोग हैं जो कारोबारी कारणों या इलाज से जुड़ी वजहों से पहले से भारत आए हुए हैं। ये लोग अपने देश के हालात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं। बहुत से बांग्लादेशी नागरिक जो भारत कारोबार या मेडिकल कारणों से आए थे, वो वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि हालात जल्द सामान्य हो। ये लोग ये भी चाहते हैं कि भारत के साथ बांग्लादेश के हालात जल्द सामान्य हो जाने चाहिए। নিশ্চয়ই ভালো হবে। সে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, বহুদলীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলোপ ঘটন করে এককভাবে নির্বাচন করে দেশের ৯৭ জন মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা চিন্তাকে সে ধূলিসাৎ করেছে। তারই বহিঃপ্রকাশ আজকের বাংলাদেশ। অবশ্যই ভালো হবে। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে মহান মুক্তিযুদ্ধে তারা আমাদের সহযোগিতা করতো, সেদের বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন তাদের সেই কৃতজ্ঞতার পাশেই অবস্থান করে। এখন দেশের অবস্থা কি হবে সেটা ভালো করেই যারা আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী, যারা রাজনীতিবিদ, তারাই ভালো করে জানে। জনগণের পক্ষ বিপক্ষ, জনগণ তো চাইনি বিধায় সেখানে চলে গেছে। তা এখন দেশের অবস্থা কি আছে? দেশের অবস্থা এখন আমি মনে করি যে ২-৪-৫ দিন আগে যেরকম ছিল তার চেয়ে অনেক ভালো আছে। তা এখন ভারতের সাথে সম্পর্ক কেমন হবে আপনাদের? আমরা তো সবসময় চাই ভালো হওয়ার জন্য। একটা দেশের সঙ্গে একটা দেশের সবসময় সম্পর্ক ভালো থাকে, এটা সবাই চায়। রাজনীতির ক্ষেত্রে হয়তো বা সেটা অল্টারনেট হতে পারে, সেটা সেদিকে আমরা যাব না। জনগণ চাই সবসময় ভালো থাকে। इस बीच बांग्लादेश में कई राजनीतिक कैदियों के परिवार अब इस बात के इंतजार में हैं कि जेलों में बंद उनके रिश्तेदारों की जल्द रिहाई हो सके। इन लोगों को शेख हसीना सरकार में जेलों में बंद कर दिया गया था। ऐसे कई परिवार ढाका में सुरक्षा बलों के मुख्यालयों के बाहर जमा है। गिरफ्तार लोगों में शेख हसीना की विरोधी खालिदा जिया की पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के सदस्य भी शामिल हैं। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को कई सालों के हाउस अरेस्ट के बाद आज रिहा कर दिया गया। 78 साल की खालिदा जिया की तबीयत खराब है और 2018 में उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में 17 साल की सज़ा सुनाई गई थी। बांग्लादेश की राजनीति में दोनों चेहरे खालिदा जिया और शेख हसीना महिलाएं हैं और एक दूसरे की ज़माने में दोस्त रही, लेकिन आज की तारीख में धुर विरोधी है और इनको बैटलिंग बेगम के नाम से भी जाना जाता है, यानी वो बेगम जो आपस में लड़ती रहती है। तब से अभी जो खबर है खालिदा जिया के बारे में, वो 2018 से अपने घर में नज़रबंद है और उनकी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है। आज वो रिहा हो गई और आने वाले दिनों में बांग्लादेश की सियासत को तय करने में उनकी भूमिका अहम होने वाली है, क्योंकि अंतरिम सरकार के फॉर्मेशन में उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। आज जिन हाई प्रोफाइल लोगों को रिहा किया गया, उनमें विपक्षी नेता और वकील अहमद बिन कासिम हैं, जो जमायत इस्लामी के मारे गए नेता मीर कासिम अली के बेटे हैं। ब्रिटेन में पढ़े लिखे अहमद बिन कासिम को अगस्त 2016 में अगवा कर लिया गया था। जमायत इस्लामी के बयान के मुताबिक 2016 में ही अगवा हुए पूर्व ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्लाह अमन आज़मी को भी रिहा कर दिया गया है। उनके पिता गुलाम आजम, जो जमायत इस्लामी के पूर्व प्रमुख थे, उनकी 2014 में जेल में मौत हो गई थी। इस बीच बांग्लादेश की सेना के प्रमुख जनरल वकर उज जमा से मुलाकात के बाद बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने 1 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच छात्र आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी छात्रों को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं। शेख हसीना पर आरोप लगता रहा कि उनके शासन में विपक्ष के हजारों कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया गया, कईयों को मुठभेड़ में मार दिया गया और कई नेता कार्यकर्ता अगवा कर लिए गए,
जिनके बाद उनका कुछ सुराग तक नहीं मिला। ह्यूमन राइट्स वॉच ने पिछले ही साल कहा था कि 2009 में हसीना के बांग्लादेश की सत्ता में आने के बाद से सुरक्षा बलों ने करीब 600 लोगों को अगवा किया, जिनमें 100 का क्या हुआ यह आज तक अता पता नहीं है। इस बीच बांग्लादेश में एक बड़ी चिंता ये भी बनी हुई है कि वहां की अर्थव्यवस्था का अब क्या होगा। बांग्लादेश में कारोबार से जुड़े लोगों का अनुमान है कि हाल की हिंसा, कर्फ्यू और इंटरनेट ब्लैकआउट से वहां की अर्थव्यवस्था को करीब 10 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है और निवेश के मामले में बांग्लादेश की छवि को बड़ा नुकसान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा है। बांग्लादेश कोई छोटा मोटा देश नहीं है। 17 करोड़ की आबादी है बांग्लादेश की। 2009 में शेख हसीना के फिर सत्ता में आने के बाद से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की काया पलट हुई है। कभी गरीब देशों में गिने जाने वाला बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो गया था। कई मानकों में बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल गया था। बांग्लादेश के प्रति व्यक्ति आय 3 गुना हो गई थी। विश्व बैंक के अनुमान के मुताबिक बीते 20 साल में बांग्लादेश के 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। बांग्लादेश के इस विकास में सबसे ज्यादा योगदान रहा वहां के कपड़ा उद्योग का। बांग्लादेश के कुल निर्यात का 83% अकेले कपड़ा उद्योग से होता है। पिछले ही साल बांग्लादेश ने 38 अरब डॉलर से ज्यादा का कपड़ा निर्यात किया था। आज भी आप और मैं जो कपड़े पहनते हैं, अधिकतर कपड़े जो हम सो कॉल्ड ब्रांडेड कपड़े लेने की कोशिश करते हैं, वो मेड इन बांग्लादेश दिखाई दे सकते हैं अगर आप ध्यान से उनको देखेंगे। बांग्लादेश आज कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में दुनिया का एक बड़ा निर्यातक देश है, जहां से यूरोप, उत्तर अमेरिका और एशिया के तमाम देशों को कपड़े का निर्यात होता है। बल्कि ये भी माना जाता है कि बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग ने वहां की महिलाओं की स्थिति को सुधारने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कपड़ा उद्योग से लाखों की तादाद में कुटीर उद्योग भी जुड़े हैं, जो बांग्लादेश की एक बड़ी आबादी को रोजगार देते हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से चल रही हिंसा और आगजनी से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचा है। इसके बाद कपड़ों से जुड़ी दुनिया की कई बड़ी कंपनियां अपने कारोबार को लेकर काफ़ी चिंतित भी हैं। बांग्लादेश में अर्थव्यवस्था को लेकर क्या चिंता है, इस पर आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं टेक्सटाइल क्षेत्र की कंपनी TMS फैशन के CEO संजीव वाधवा साहब। संजीव साहब, शुक्रिया NDTV इंडिया से बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि बांग्लादेश में कई गारमेंट फैक्ट्रियों के साथ आप काम करते रहे, जो बांग्लादेश का सबसे बड़ा उद्योग भी है, और दुनिया में बांग्लादेश ने एक क्षेत्र में अपनी खासी पहचान भी बना ली है कि टेक्सटाइल का मतलब बांग्लादेश। बांग्लादेश में ताज़ा स्थिरता के दौर में वहाँ की अर्थव्यवस्था और ख़ासतौर पर गारमेंट उद्योग पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, जो लास्ट 2 हफ्ते में हो रहा था, ये मैटर ऑफ बहुत कंसर्न था सभी बायर्स, रिटेलर्स, क्योंकि सबसे बड़ा कंट्री है, एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, नंबर 2 इन द वर्ल्ड है। तो सभी अपैरल इंडस्ट्री वाले बांग्लादेश पे डिपेंडेंट हैं। तो लास्ट 2 हफ्ते में जो एक्टिविटी हुई है वो बड़ी मैटर ऑफ कंसर्न थी और सब वरिड थे। और बट अब दूसरी बात यह है कि ये प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी ही सॉल्व होगी, जितना लोगों ने सोचा नहीं था। सॉल्व मतलब कि इस एटलीस्ट वो डिमांड्स मीट हो गई हैं और अभी हम सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि ये दोबारा से स्टार्ट होने के टाइम आ गया है कि अभी ये दोबारा से काम स्टार्ट कर सकते हैं। पहले तो ऐसे लग रहा था कि ये जो एक्टिविटी है बहुत लंबी प्रोलॉन्ग होगी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आएगा बांग्लादेश, क्योंकि सब कुछ रुका हुआ था। अभी भी लास्ट 2-3 से फैक्ट्रियां रुकी हुई हैं, आज थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो रहा है, ऑफिसेज खुल रहे हैं। तो हमें लगता है कि थोड़े दिनों के बाद ये स्थिति ठीक हो जाएगी। और बट फिर भी बायर्स को बहुत बड़ा कंसर्न है कि आगे कैसे होगा। शॉर्ट टर्म तो प्रॉब्लम हुई है, लॉन्ग टर्म का देखना पड़ेगा, क्योंकि हर बायर, हर रिटेलर के लिए बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। आज $60 बिलियन का वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और छोटा सा कंट्री है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है। इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट करना उनके लिए बहुत ही, उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस लेवल पे पहुंचने के लिए। और मुझे लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी, कोई भी लीडर आएगा, उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि इस इंडस्ट्री को वो कैसे बचा के रखें और कस्टमर को कोई प्रॉब्लम्स ना हो, गुड्स टाइम पे जाएं। इसलिए इसका तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और अभी तो मुझे लगता है कि वर्स्ट इज़ ओवर। जी, आप रहिए मेरे साथ और ख़ास मेहमान भी जुड़ गए, उनका भी परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ सैयद मुनीर खसरू साहब जुड़ गए हैं, जो कि चेयरमैन आईपैक हैं। इस वक्त सीधे हमारे साथ बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं, एक इंटरनेशनल थिंक टैंक है। थैंक यू खसरू साहब फॉर बीइंग विद अस।
जनरल सैयद अता हसनैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अयनजीत सेन मेरे साथ जुड़ गए। प्रोफेसर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन लेट मी कंप्लीट विद दिस शॉर्ट चैट वाधवा साहब के साथ, तो फिर मैं आप तीनों के पास आता हूँ विद ड्यू परमिशन फ्रॉम योर साइड। वाधवा साहब, बांग्लादेश और भारत के बीच काफ़ी ज़्यादा व्यापारिक संबंध है, काफ़ी ज़्यादा कारोबार होता है। अब क्या देखते हैं आने वाले दिनों में, जिस तरह की हिंसा बांग्लादेश में हो रही है, जो अस्थिरता दिखाई दे रही थी, वो भारत पर इसका क्या असर डाल सकती है, व्यापार के संबंध में खास तौर पर? भारत के लिए जो करंट गवर्नमेंट थी, जो पहले अभी नहीं रही हसीना, वो बहुत ही सपोर्टिव थे। उस चक्कर में हमारा बिजनेस तो बहुत डेवलप हुआ, हमारे रिलेशन भी बड़े इस्टेब्लिश हुए। अब नई गवर्नमेंट का एक क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो भारत के लिए मेरे को नहीं लगता कि ये अच्छा ये अच्छी सिचुएशन रहेगी। और ऑल डिपेंड्स कि नई गवर्नमेंट आएगी, वो कैसे रिलेशनशिप बनाएगी और व्यापार में कैसे उसी लेवल पे व्यापार होगा। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म तो डेफिनेटली इस व्यापार पे ज़रूर प्रॉब्लम आएगी। जो इंडिया का और बांग्लादेश का आपस में जो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप है, उसमें तो इफेक्ट आएगा ही आएगा, मुझे लगता है, फॉर शॉर्ट टर्म। आपको क्या लगता है कि इस अस्थिरता के कारण, इस टर्बुलेंस के कारण उन पर क्या असर पड़ने वाला है? आप देखो, पहले 20 साल से ये इंडस्ट्री बहुत डेवलप हुई है बांग्लादेश में। 20 साल पहले लोग सिर्फ जाते थे चीप लेबर के लिए कि भाई लेबर अबंडेंस में है, सस्ते से गारमेंट बन जाएगा। और सारे जो रिटेलर, जो चीप रिटेलर्स थे, जो जिनका रिटेल प्राइसेस बहुत कम होते थे, वही जाते थे बांग्लादेश में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनसर्टनिटी रहती थी। बट 20 साल में इन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी है। अब इतनी ज़्यादा उनकी स्किल डेवलप हो गई है, बड़ा से बड़ा ब्रांड भी अब बांग्लादेश में गारमेंट बनवा रहा है, क्योंकि अभी आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं रही हैं। आज आप उनको कहो ना कि आप इधर उधर कहाँ पे बनाओगे, वो कहेंगे चलो हम इंडिया में जा सकते हैं, बट वो चीज़ उनको कहीं नहीं मिल सकती जो बांग्लादेश में मिल रही है। और इसमें आप जैसे आपने बोला, बहुत सारी वुमेन एम्प्लॉयड हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी, जो जैसे मैंने पहले भी बोला, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इसका ज़रूर ध्यान रखेगी। और अगर इस इंडस्ट्री को कुछ होता है तो पूरे कंट्री को बहुत बड़ा नुकसान है। और सारी एम्प्लॉयमेंट इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी उनकी ग्रोथ इसके ऊपर है, जीडीपी डिपेंडेंट ऑन अपैरल इंडस्ट्री। तो इसलिए मेरे को लगता है कि शॉर्ट टर्म ही प्रॉब्लम रहेगी, इस पे बड़ा ध्यान दिया जाएगा। और ये अभी तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी वो $60 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं या डेवलप कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, वियतनाम हो गया, इनके साथ जैसे ऐसा अगर उनका पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो वो तो और भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम रहेगी, लॉन्ग टर्म में तो बहुत ध्यान रखा जाएगा। और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बहुत हुई है, वहाँ के लोगों ने इस इंडस्ट्री पे बहुत इन्वेस्ट किया है। वहाँ के जो लोकल बिजनेसेस हैं, उन्होंने बहुत डेवलप किया इस इंडस्ट्री को। तो वो ध्यान तो देंगे इसके ऊपर कि भाई आगे इसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए। जी, पता साहब, आपने शुरुआत में कह दिया कि अब जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है, सरकार चेंज हो गई है, चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांजिशन में आ गया। हम भी उम्मीद करनी चाहिए कि बांग्लादेश में बहुत जल्दी शांति व्यवस्था बहाल हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। लेकिन एक डर, एक ख़तरा अभी भी बना हुआ है कि कहीं जो बांग्लादेश क्या किसी कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के हाथ में चला जा रहा है। जिस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ छात्रों का, उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माइलेज उठाया, क्या फंडामेंटलिज्म लौट रहा है? और ये अगर ऐसा हो रहा है तो भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, जैसा कि मैंने आपसे परिचय कराया। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब हैं, सैयद मुनीर खासरू साहब जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर अयनजीत सेन साहब हैं। मेरा पहला सवाल खासरू साहब आप ही से है। पहली बात, क्या सिचुएशन है आपके देश में, क्या कैसा वहाँ दिख रहा है 24 घंटे से? इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 36 आवर्स नाउ, जब शेख हसीना साहब वहाँ पर नहीं हैं, क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? आप क्या कहना चाहेंगे? और उसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या देखते हैं आप कितनी जल्दी वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी? Thank you so much. My Hindi is not that well, so I'll prefer to speak in English. But if some portion, I'll make a mix and match. The situation, as you can imagine, when such a change happens, it goes to inevitable transition period. So, as you very correctly pointed out, it still has not been 48 hours. So, talks are going on even as we speak with the army chief, the president, and some of the civil society activists, what shape
will the caretaker government take? How long it will stay? So I'm sure all of us have to be a little patient before those details come out. And as it so happened, there are a lot of speculations in the media. What will be the structure? Who will be in the interim government? So on and so forth. But Bangladesh is not new to such crises. We have weathered such storms in the past, and we have prevailed. So I'm pretty sure after the wonderful, I would say, victory of the students and general public, and due to which the Prime Minister Hasina had to leave the country, people are still in a celebratory mood, which is very expected. But as days pass by, it will calm down, and all the celebration in the street will also sort of slow down. And then we can understand. So in this transit phase, I would not step in and do all the speculations that is out there. And let's wait a little bit and see what it is, because there's no point giving you 2-3 propositions. Then after 2-3 days, you'll come back and tell me, "वो तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ." So let's wait a little. I understand. बट लेकिन खासरू साहब, मेरा नेक्स्ट कनेक्टेड क्वेश्चन ये है, जो मैं भी संजीव वाधवा साहब से बात कर रहा था, जो कि एक बिजनेसमैन है आपके बांग्लादेश में, उनकी फैक्ट्रीज हैं। जैसा कि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, हमने देखा सिचुएशन जो हुई बांग्लादेश में जब से शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, पिछले 15 सालों में इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस किया आपकी कंट्री ने। इनफैक्ट कई सारे पैरामीटर्स में आप इंडिया से भी आगे निकल गए। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पिता ने देश बनाया, बंगबंधु, उनकी स्टैचू वहाँ तोड़ी जा रही है, उनकी बेटी को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। 15 साल के जो हमको लगता था यहाँ बैठ के कि काफ़ी सफल उनका रिजीम रहा। ये सिचुएशन क्यों आई? एक अच्छी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री को के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से क्यों भागना पड़ा? क्या गलती हो गई हसीना साहब, शेख हसीना से? Well, you can find the answer in India itself. Last election, the ruling party economically seemed to be doing well. Then why did it lose so many seats? Because a lot of people in many parts of the India were not very happy with a lot of the things that was going on. And it's your internal matter, but it will help me answer the question you have posed to me. So we have seen a lot of things happening in India, a lot of discord, a lot of initiative which had a sort of implication on religious minority. In Bangladesh's case, yes, to be fair to the Prime Minister Hasina, I mean the former Prime Minister Hasina, she did some good work on the economy, definitely, no doubt about it. But this whole perception which she tried to sell, that, so long as the economy does well, as if other things, civil liberties, right to speak freely without fear, those were very severely curtailed. And it was a challenge for Bangladeshi media to operate freely. So it is not a mutually exclusive proposition that if I have to develop economically, I have to suppress people's right to speak. And we Bangladeshis, if you look at our origin and history, we have been resistant to such kind of I would say, initiative or approach to muzzle people's voice. So, and if you look at the 3 elections we had, the first election when she came in 2008-9, largely it was free, fair, and she won. But subsequent election 2014, 18, 23, it was not participative, it was controversial. So when you have a situation in 15 years where people feel their right to franchise, I'm not talking about who would run the country better, Awami League or BNP or whoever, but people must have the right to exercise their franchise. Even in America, if people choose Donald Trump, then you live with Donald Trump for 4 years, and if you don't like, you bring somebody else. So why should we be deprived from that right? So that discontent was brewing for some time. So economic success was not enough to put that into rest. So what you saw, a very normal student-led movement, very quickly gained traction with cross-section of people, ordinary people, parents of the students, teachers, professional artists, and within a matter of weeks, a very strong, powerful government, which has lasted for 15 years, collapsed in 15 days. So what does it tell us? It tells us the sheer might and strength of people power, and which is a lesson for everybody in the region. Any dictatorial way of trying to suppress people's voice does not work. Right. And I hope it's a good lesson for others in the neighborhood, so that we all learn from each other. I hope I have been able to answer your question.
इनफैक्ट जनरल हसनैन, मैं आपके पास आना चाहूँगा और वो इस सवाल के साथ लेते हुए कि वो जो स्टैचू को बंग बंधु मुजीबुर रहमान साहब के स्टैचू के साथ जिस तरीके से उनके ऊपर उसको तोड़ने की कोशिश की गई, फिर तोड़ दी गई, ये तस्वीरें बहुत ही पावरफुल तस्वीरें थी कल के रिजेंटमेंट की। और ये उस शख्स के साथ हुआ जिसने बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे में आज की जनरेशन जो ढाका में है, जो यंगस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जहाँ से भी उनको मदद मिल रही हो, क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को कि जिसने आपके मुल्क को बनाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज एग्जिस्ट करता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं? इसको कैसे देखना चाहिए? हाउ डू यू सी इट? देखिए सुमित साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि भारत के अंदर हम शेख मुजीब के और उनके परिवार के साथ बहुत ज्यादा सहमति रखते हैं। मैं उनमें से हूं जो 1971 में बंगा बंधु को लेने गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं दिल्ली में 18 साल का युवक था और मैं गया था उनको लेने के लिए, तो आई हैव अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट। मगर मैंने इस चीज के ऊपर बात मुनीर साहब से भी कल की है और भी कुछ बांग्लादेशी दोस्तों के साथ की है, और मेरी राय ये बनती है कि देखिए, जिस तरह से हम भारत में देख रहे हैं उस तरह से वो शायद बांग्लादेश के अंदर से लोग नहीं देख रहे हैं इस विषय को। हमारा परसेप्शन ये है कि बहुत काम किया था, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ी थी, 25 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से निकाल के उनको ऊपर लाया गया था। मगर उसके बरखिलाफ मुनीर साहब आपको कह रहे हैं कि ये सब बहुत अच्छा था, मगर 15 साल से जो एस्पिरेशन था लोगों का कि एक वोट डालें, एक इलेक्शन में डेमोक्रेटिक तरीके से शिरकत करें, वो कभी चांस नहीं मिला। और जिसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस जो थे, वो 3 इलेक्शन इस तरीके से हुए जिससे कि लोग डिसएम्पावर हो गए वर्चुअली। तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में इस तरह की स्थितियां आती हैं। यही स्थिति आपने कोलंबो में भी देखी है पहले, ये हमने अरब स्प्रिंग में भी देखी थी बहुत जगहों पर, और ये अलग अलग बरखलाफ देशों, इराक में हमने देखी थी। तो ये स्थितियां आती हैं। लगता है उस वक्त के ये बहुत बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से हमको वहां के सीन दिख रहे हैं, आपके टेलीविजन के अंदर से दिख रहे हैं हमको, वो जब इकट्ठा देखा जाता है तो लगता है कि पूरा देश बिल्कुल उबल गया है। मगर जब थोड़ा हटकर देखा जाता है तो देखते हैं कि ये एक रंज निकल रहा है। शायद 2, 3, 4 मैक्सिमम हफ्ते भर में ये निकल जाएगा, और उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश वापस समानांतर स्थिति के अंदर पहुंच जाएगा। और इसकी कोई वजह नहीं है कि नहीं पहुंचे, सिर्फ ये वजह हो सकती है कि बाहर के कुछ बारूनी ऐसी इन्फ्लुएंस है जो चाहती है कि ये बवाल जो है वो चलता रहे, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि भारत के साथ जो संबंध बांग्लादेश को है, उनके ऊपर किसी ना किसी तरह से बाधा पड़े। जनरल साहब, एक और सवाल आपसे, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आता हूं, और वो ये कि दुनिया में अगर 2 देशों के बीच बॉर्डर शेयरिंग की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं बड़े बॉर्डर्स हैं। अगर हम नंबर की बात करें, करीब 4100 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। 5 हमारे स्टेट सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। ये माना गया, ये दिखा है पास्ट में कि बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे स्टेट्स में डिस्टर्बेंस पैदा करते थे, वो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे एक वक्त में। इस सिचुएशन में जब आज वहाँ पर अस्थिरता है, जब ये दिख रहा है कि शेख हसीना की सरकार नहीं और एक इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है जिसमें कुछ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए अपने बॉर्डर्स पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पहला सवाल। और कितना बड़ा खतरा है असम के लिए, मेघालय के लिए, मिजोरम के लिए? देखिए, ये स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में ऐसी है कि इसका ब्रॉड असेसमेंट ही हो सकता है, और वैसा डीप असेसमेंट करना जरा इस वक्त मुश्किल होगा। मगर इस तरह की जो सिक्योरिटी की स्थिति है, वो ना कि सिर्फ बॉर्डर पे, मगर हमारी तवज्जो जो है, हमारा फोकस जो है, वो बांग्लादेश के अंदर भी होना पड़ेगा। जो बांग्लादेश के अंदर होगा, अगर इस तरह के डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस जो है वो चलता रहा, हफ्ते भर 10 दिन और हो गया, तो
इमीडिएट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि शरणार्थी यहां से निकलना शुरू कर देंगे। मैंने देखा था 1971 में भी इसी तरीके से 10, 12 दिन, 15 दिन के अंदर शरणार्थी निकलकर और हमारे बॉर्डर्स की तरफ आने लगे। वो जो है खतरा से मोड़ लेना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहां तक बाकी चीजें हैं नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की, उसमें यह है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की सरकार आती है वहां पर। जो अगर भारत के साथ सहमति रखती है, कोऑपरेशन होता है, तो फिर समानांतर सिचुएशन होकर और ये चलता रहेगा जैसे हमारा रवैया चला है। मगर अगर किसी हालत में ऐसी सरकार आए जिसके साथ भारत के का कुछ हद तक अनबन है, तो फिर स्थिति वही हो सकती है जैसे पहले थी। मैं समझता हूं कि पिछले 15 साल में खास तौर पे जो अच्छी चीज हुई है हमारे संबंधों के वजह से, हमारे संबंधों में, और खास तौर पे शेख हसीना के वजह से, वो ये हुई है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है हैज बीन फ्री ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। जो ये थ्रेट्स जो बनते रहते थे वो बिल्कुल फ्री रहा है उससे। मगर अगर कुछ बरखलाफ कार्रवाई वहां हो गई, बरखलाफ स्थिति हो गई, तो फिर इसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर सेन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने अपनी बारी का इंतजार किया। अब पहला सवाल तो ये है कि इस सिचुएशन में जब चाइना का इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, जब अमेरिका का इंटरेस्ट था कि शेख हसीना वहां से हट जाएं, एक ऐसा वक्त दुनिया का जब चाइना और अमेरिका अमूमन दो बड़ी लड़ाइयों में एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं, इस जगह को लेकर दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा था, बांग्लादेश को लेकर, कि शेख हसीना दोनों को पसंद नहीं थी। ये इन जनरल जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ, इन जनरल जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश के हों चाहे इंटरनेशनल प्रेस के हों, आपको क्या लगता है अब सिचुएशन कहाँ जा रही है? जो नई गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है, वो क्या हिंदुस्तान की इस सरकार के साथ, जो सक्सेसफुल 3 टर्म हुए नरेंद्र मोदी की सरकार के, उनके साथ संबंध कैसे होंगे? आपका लिंक, प्रोफेसर सेन, कैन यू हियर मी? आपका कनेक्शन चला गया है मेरे साथ, प्रोफेसर सेन जी। अब बोलिए, यू कैन स्पीक नाउ, आई कैन सी यू। मैं ये कह रहा था कि जो भी सरकार बांग्लादेश में आएगी, अगर जो इंटरिम सरकार जो चुनी जाएगी वो अगर आती है, कितना दिन रहेगी और कितने दिन बाद फिर से चुनाव होंगे और चुनाव में कौन सी सरकार आती है, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत के साथ संपर्क किस दिशा में जाए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बांग्लादेश की सरकार, नई जो सरकार बनेगी, उसके जो पास्ट है, जो भी नई सरकार होगी, अगर इंटरिम सरकार हुई वो तो अलग बात है क्योंकि आर्मी के सपोर्टेड है, लेकिन उसके बाद जब प्रॉपर इलेक्शन के द्वारा जो सरकार बनेगी, उस सरकार में कौन सी पार्टी आती है, उसके ऊपर बहुत सारा चीज निर्भर करता है कि भारत के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ चाइना और यूएस की ही बात नहीं है, एक और तीसरा देश है जिसका मैं नाम लूंगा, वो है पाकिस्तान जी, जिसको बहुत लोगों ने शायद नजरअंदाज कर दिया है कुछ हद तक, लेकिन मैं पाकिस्तान को इसलिए यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि कुछ एक चीज जो पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर में बांग्लादेश में हुई है, उसमें पाकिस्तान का एक रोल होना लगता है कि एक कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली है। आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो अनरेस्ट दिखाई दिया सड़कों पर, जो छात्र दिखाई दिए, क्योंकि ऐसी खबरें भी आई कि जमायत इस्लामी के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे स्टूडेंट्स के साथ, जो कोटा का रिजर्वेशन का इशू चल रहा था। क्या आपको लगता है कि ये सब पाकिस्तान द्वारा इंस्टिगेटेड था? आईएसआई का रोल कहीं आप देखते हैं प्रोफेसर साहब? देखो, क्या जो within the great code, but it will be from Pakistan because China and US, but US remember, क्योंकि US में जब ये लास्ट इलेक्शन हो गया और वो फिर से कह रहे हैं कि अरे कुछ करो, क्योंकि प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर उसमें ये करके बड़ा, लेकिन हुआ नहीं क्योंकि द मेन एक तरह से तब और जब कुछ दिन और थोड़े देर बाद उसके बाद और
क्या होगा उस टाइम पे, क्या होगा एकदम, मतलब एक तरह से इट्स लाइक एब्सोल्युटली पूरा, इट्स जस्ट दैट दे नो दैट दे विल बी कमिंग ओवर, क्योंकि किसी भी हालत में, क्योंकि ये करना है और एक तरह से पूरी तरीके से प्लान किया, और यही इस तरीके जो और क्या करेंगे, ये तो करना ही है, इसमें और कोई चारा नहीं है। तो अल्टीमेटली डिवाइन करता है कि क्या होगा, क्योंकि उसके बाद कौन जनाएगा, सो अब उसके बाद डिपेंड करता है, क्योंकि अगर let me डिपेंड put this करता question है to Munir ठीक। साहब। आप बांग्लादेश में हैं, हमसे बेहतर वहाँ की सिचुएशन को जान रहे हैं। मुनीर साहब, क्या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म लौट रहा है? क्या इस तरह की हुकूमत बन सकती है जिसमें फंडामेंटलिस्ट हावी होंगे आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है? I will, to my Indian friends, I would request, listen very carefully. If religion was the sole basis of relationship, we would still be East Pakistan. We broke up from West Pakistan because we felt religion itself was not enough for us to be together. We had significant cultural differences, other differences. People in India tend to often forget that, how this war started. 52 language movement. Then we had 67, 69, 71. So we parted off from our sister country because of differences. You expect after becoming independent, we'll go back and become closer with them. Let me ask you this question. Number one. Number two, just in any society, there'll be some bits and pieces of political organization. You have RSS, you have BJP, you have a lot of outfits. So do we. So I don't see any unusual situation in Bangladesh. By and large, people are liberal, progressive, God-fearing Muslims, as I am. So I'm not sure why this always becomes a big issue, number one. Number two, in the student movement, it was led by general student. Then later on, maybe some political elements got involved, BNP, Jamaat, maybe. And as the scope widened, professional groups also joined in, artists, parents, teacher. So it became an all-inclusive movement. If part of the movement, some of the people were from Jamaat and BNP, they were there. And I don't know why this big issue is being made out of Jamaat and BNP, because this was a movement led by students. And even today, the 6 student coordinator who are speaking to the army chief, to the president, are non-political. They are not from Jamaat, they are not from BNP. Forget about army. So I would request, please try to understand the nature of this movement. Yes, there can be some pockets of elements of Jamaat, BNP who took advantage of this and supported them from behind. Definitely, it can be. Who does not? If in UP, Uttar Pradesh, BJP government is there, something happens, some token of religious group takes advantage, something similar here. But that is not to say a purely non-political general student movement. Yes. I got your point. We have General Hasnain. I'm saying, because to my Indian friends, I would request, okay, while your concern is legitimate, don't overblow it. जनरल हसनैन, क्या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं सिचुएशन में? क्या हम ज़्यादा चिंतित हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पर? इंडिया में ये अप्रीहेंशन कि शेख हसीना नहीं है, कोई और सरकार बनेगी तो इंडिया के लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा। क्या हम ज़्यादा इस बात को लेकर अप्रीहेंसिव हैं? आपका व्यू? सुमित साहब, मुझे तो लगता है हम ज़्यादा चिंतित नहीं हैं। जो हम दिखा रहे हैं, जो हम एसेस कर रहे हैं, वो बेशक सही है, और हम इस स्थिति के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। साथ में जो बांग्लादेश में इतिहास बना है, उसको ध्यान में रख रहे हैं। देखिए, मैं सहमत हूं मुनीर साहब के साथ बिल्कुल कि ये बिल्कुल शायद पॉलिटिकल मूवमेंट होगा। ये स्ट्रीट्स के अंदर जो यंग लोग आए हैं, शायद ये अपना एक सप्रेस्ड जो सेंटिमेंट है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मगर हम भूल नहीं सकते एक चीज कि रिविजनिस्ट फिलॉसफीज भी होती हैं। लोग दोबारा आकर कायम करना चाहते हैं जो पहले हुआ था। ये कहना कि पाकिस्तान से हम हट गए हैं और अब पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये तो शायद सरासर गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेजेंस, आईएसआई का प्रेजेंस
जितना बांग्लादेश के अंदर है वो हम जानते हैं, और वहां से कितनी कोशिश करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हावी होने के लिए, वो भी हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मुनीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं तो उम्मीद करता हूं यही कि वो बिल्कुल सही है, मगर क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, हमारा काम, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम चेतावनी देते रहें और इस स्थिति के ऊपर निगरानी ऐसे रखें ताकि एकदम से हम चौंक ना जाएं इसकी सिचुएशन से। राइट। एक आखिरी कमेंट में प्रोफेसर सेन आपका लेना चाहता हूं इस सिचुएशन में जो इस वक्त ढाका में दिखाई दे रही है और जो कि आज काफ़ी हद तक सबसाइड भी कर गया। कुछ बिजनेस शुरू हुआ, लोगों ने अपने शॉप्स वगैरह खोले, कुछ ऑफिसेज भी खुले जो वहाँ से रिपोर्ट्स मिल रही हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में आवामी लीग का कोई भविष्य बचा है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि आवामी लीग का जो अभी स्थिति है, अगर आज से 10 दिन पहले का जो कहानी था और वो कहानी पूरी तरीके से उलट चुका है, और अभी जो स्थिति है और आगे जाके मेरे ख्याल से जब स्थितिशील हो जाएगी एक तरह से बांग्लादेश के पूरे देश के अंदर, अवामी लीग को मेरे ख्याल से वापस आने में एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा। एक तरह से अब वापस आना अवामी लीग के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक क्विक कमेंट और हसनैन साहब, क्या शेख हसीना को दिल्ली में रहना चाहिए लंबे समय तक? देखिए, ये एक बड़ा जनरल साहब से सवाल है मेरा, जनरल साहब से सवाल है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है इस वक्त। हालांकि शेख हसीना इस वक्त हिंडन बेस में शायद हैं, किसी न किसी गेस्ट रूम में और अंडर सिक्योरिटी हैं। भारत का संबंध उनके साथ बहुत पुराना है, उनके पिताजी के साथ भी बहुत पुराना संबंध है। हम उस तरह के लोग नहीं हैं इस देश में जो अपने संबंधों को तोड़ देते हैं इस तरीके से। मैं समझता हूँ कुछ वक्त के लिए, जब तक कि स्थिति कुछ और इम्प्रूव हो जाती है, कुछ आगे के बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं, शेख हसीना को भारत के अंदर रहना चाहिए। मगर एक परमानेंट बेसिस पर पनाह देना, मैं समझता हूं कि वो भारत के पक्ष में, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आए, उस सरकार के साथ हमारे संबंध बने और वैसे ही मजबूत संबंध बने। बिल्कुल। अच्छा, इफ आई में ऐड, मुनीर साहब, जो जनरल आता भाई is someone I respect a lot. One thing India must remember, please, as a friend, build friendship with people of Bangladesh. Don't build just friendship with one party, one person. That is my advice as a friend and well-wisher. Because perception here is India is too aligned with one party, one person, which I think is not helpful for India. मेरा दिल से बात। So this would be my request to ठीक है, friends in India. हसनैन साहब, respond to this. मैं बिल्कुल सहमत हूँ जो मुनीर साहब कहते हैं। We should be in contact with the people of Bangladesh. बिल्कुल, कल भी इन्होंने मुझे यही सलाह दी थी और मैं इनके साथ सहमत हूँ इसके साथ। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा, हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम उस तरह का देश नहीं है। हम जिसके साथ संबंध रखते हैं, बनाते हैं, उनके साथ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत पुराना ऐतिहासिक संबंध है उनके साथ, उनके पूरे खानदान के साथ। तो इसलिए एकदम से हाथ छोड़ना इस तरीके से वो भी सही नहीं होगा। कुछ हद तक हमें उनका साथ देना पड़ेगा, मगर उसके बाद अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हमें बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे। और इससे अच्छा पॉइंट क्या हो सकता है इस कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन को रोकने का? शुक्रिया हसनैन साहब, शुक्रिया मुनीर साहब और शुक्रिया प्रोफेसर सेन, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया के लिए। थैंक यू सो मच। तो कुल मिलाकर भारत को अपने हितों का ध्यान रखना है और ये नहीं भूलना है कि बांग्लादेश के जो वहाँ पर लोग हैं उनके साथ भारत के संबंध होने चाहिए, ना कि हुकूमतों के साथ। क्योंकि सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन लोगों के साथ संबंध जो होते हैं, खासकर जो बॉर्डरिंग देश है वहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बना रहे, और वही किसी भी दो देशों के संबंधों को और प्रगाढ़ करता है। इसी नोट पर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। लौट के आते हैं खबरों की खबर के साथ।
ढाका में शेख मुजीबुर रहमान के पैतृक घर के बाहर किस तरह से पुलिस चौकी खाली हो चुकी है और ट्रैफिक को किस तरह से खुद छात्र देख रहे हैं, इस पर और ढाका की ताज़ा स्थिति पर वहां के स्थानीय संवाददाता अविल इब्राहिम की ये रिपोर्ट देखते हैं। What happened since the morning in Bangladesh that as the police abandoned the police station, you can see that students are controlling the traffic in the country right now, and I am currently in front of the house of Sheikh Mujibur Rahman, whose daughter was our former PM, Sheikh Hasina. Till now the update is the interim government hasn't sworn in. However, the quota movement coordinators, they went to Banga Bhavan, 13 of them went to Banga Bhavan, and they talked with the army chief of staffs of our army, navy and air forces, and the traffic is almost in control now as what I can see. And I also visited 3 key temples in Dhaka, the National Dhakeshwari National Temple and Ramnakali Temple. Beside that, I visited ISKCON's Shami Bagh Temple, and the people who were there, the students were there to guard the temples, including I have seen some photos in social media. I have talked with the local Hindu leaders, and they confirmed me that they weren't attacked. However, some places where minorities were attacked in Bangladesh. So I have talked with them, and I have talked with the leaders at Dhakeshwari temple. They have said that those who were attacking the minorities, they are just miscreants, and they are seeking the opportunities. They are vandalizing for that. Even some of them confirmed that the students are not related to any vandalization. As you can see behind me, the students themselves, they are guarding the house of Sheikh Mujib, which was vandalized yesterday, and the students themselves, they took back some of the properties which was looted by the mob during yesterday from the parliament and from the Gana Bhavan residence of the Prime Minister. That's all the update for now. इस बीच सीबीआई ने बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को और एक आला सरकारी अफसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई का दावा है कि पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी पाने के लिए जानकारियां छुपाई गई। पर्यावरण और वन विभाग के कुछ अफसरों ने कंपनी के साथ मिलकर इस काम को अंजाम दिया। सीबीआई ने सरकारी अफसर पर आरोप लगाया है कि उसने बिरला समूह की कंपनी के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची। ये जानकारी होते हुए भी कि अनुमति से अधिक खनन हो रहा है, उस परियोजना का पक्ष लिया। सीबीआई ने एक शिकायत के आधार पर शुरुआती जांच की, जिसे अब आपराधिक मामले में बदल दिया गया है। इस मामले पर बिरला समूह की कंपनी हिंडाल्को की प्रतिक्रिया का इंतजार है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि। अगला बुलेटिन ताबिश के साथ।